Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education फैसलाबाद कैंपस। तो आज के हम इस लेक्चर में सुपर स्पीशीज़ के बारे में जानेंगे कि सुपर स्पीशीज़ क्या होती हैं और सब स्पीशीज़ क्या हैं या पॉलीटिपिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और सुपर स्पीशीज़ की टर्म को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इसके अलावा हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमने स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि सुपर स्पीशीज़ होती क्या हैं। अब इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो क्लोजली रिलेटेड एलोपैट्रिक फॉर्म्स होती हैं सब स्पीशीज़ वगैरह की, तो उसको हम पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कह देते हैं। ऐसे ही है ना कि मतलब मुख्तलिफ जो लैंड के ऊपर, अब एलोपैट्रिक फॉर्म्स को आपने अंडरस्टैंड करना है कि एलोपैट्रिक फॉर्म का वर्ड यहाँ पे क्या है। तो एलोपैट्रिक मतलब हम ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स के लिए टर्म यूज़ करते हैं या उनकी स्पीशीज़ के लिए, पॉपुलेशंस के लिए जो कि सेपरेट नॉन ओवरलैपिंग जियोग्राफिकल एरियाज़ में पाई जाती हैं। मतलब ऐसी ज़मीनी खित्ते जो कि आपस में एक तो ओवरलैप ना कर रहे हों और मुकम्मल तौर पे सेपरेट हुए हों, और वहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स की जो भी स्पीशीज़ पाई जाएंगी उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एलोपैट्रिक फॉर्म्स, यानी कि मुख्तलिफ खित्तों के ऊपर, मुख्तलिफ ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना, यानी अदर लैंड के ऊपर जो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि जो एलोपैट्रिक फॉर्म्स होती हैं सब स्पीशीज़ की, उनको तो हम पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कह देते हैं ना, यानी जो क्लोजली रिलेटेड एलोपैट्रिक फॉर्म्स होती हैं। अक्सर क्या होता है कि फिर वो जो एलोपैट्रिक फॉर्म्स होती हैं वो स्पीशीज़ स्टेटस तक पहुँच चुकी होती हैं। मतलब नॉर्मली तो ये होता है ना कि मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज़ में जो एक ही स्पीशी की जो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, ये फॉर्म्स पाई जाती हैं, लोकल पॉपुलेशंस, उनको हम सब स्पीशीज़ कह देते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सब स्पीशीज़ के अंदर क्या हो रहा होता है, स्पीसीएशन का अमल हो रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब सब स्पीशीज़ से वो सेमी स्पीशीज़ बनेंगी, फिर सेमी स्पीशीज़ से वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन वो ओरिजिनेट तो किसी एक सिंगल स्पीशी से ही की थी ना, मतलब एक सिंगल स्पीशी की ही आगे वो सब स्पीशीज़ थी और वो सब स्पीशीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एवोल्यूशन होती चली गई। टाइम लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जब उनकी आइसोलेशन रही बहुत लंबे अरसे तक, तो वो स्पीशीज़ रैंक तक पहुंच चुकी हुई थी। मतलब वो एलोपैट्रिक फॉर्म्स जो थी मुख्तलिफ जो लैंड्स के ऊपर थी, वो अल्टीमेटली क्या हुआ था कि वो एक स्पीशीज स्टेटस हासिल कर चुकी हुई थी। तो इस तरह की जो एलोपैट्रिक फॉर्म्स होती हैं, यानी जिनको हम इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे एक रेड में ये डेफिनेशन भी देख रहे हैं कि अ सुपर स्पीशी इज अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एंड लार्जली और एंटायरली एलोपैट्रिक स्पीशीज। अब इसमें क्या होता है कि सुपर स्पीशीज क्या है, एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप। इट मीन्स कि अब इनके जो एंसेस्टर होंगे वो क्या है, कॉमन है। मतलब जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि इनके एंसेस्टर जो हैं वो कॉमन हैं, मतलब उन्हीं से आगे जो हैं बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट कर गए हों और वहाँ पे जो हैं वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, वहाँ पे इकोलॉजिकल निश जैसी उनको मिली, उसके मुताबिक वो मॉडिफाई हो गए और वो वहाँ पे सब स्पीशीज़ बन गए। अब सब स्पीशीज़ जो हैं अगर उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रहेगी, मतलब आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती, जियोग्राफिकल सेपरेशन हुई एलोपैट्रिक फॉर्म्स होने की वजह से, तो बहुत लंबे अरसे तक अगर वो ऐसे ही रहेंगी तो वो क्या बन जाएंगी, सेमी स्पीशीज। तो वो सेमी स्पीशीज, अब यहाँ पे जो इसके अंदर कंपोनेंट स्पीशीज मानी जाती है ना सुपर स्पीशी की, उनको हम सेमी स्पीशी का नाम दे रहे होते हैं। यानी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि सुपर स्पीशी क्या है, एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है जिसमें क्या होता है क्लोजली रिलेटेड या मुकम्मल तौर पे या क्या होता है ज़्यादातर एलोपैट्रिक स्पीशीज पाई जाती हैं। यानी उन सब के एंसेस्टर क्या थे, कॉमन थे, और जो इसकी हम कंपोनेंट स्पीशीज़ को मान रहे होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में, उनको हम सेमी स्पीशीज़ मान लेते हैं। तो आपने सेमी स्पीशी की भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि टेक्स द इंटरमीडिएट बिटवीन सब स्पीशीज़ एंड स्पीशीज़ इज टर्म्ड एज सेमी स्पीशीज़। तो इस तरह से अब जो एलोपैट्रिक पॉपुलेशंस होती हैं ये डिस्टिंक्ट हो जाती हैं और ये स्पीशी लेवल तक अक्सर क्या होता है पहुंच चुकी होती हैं। तो रेंच जो था इसने 1929 में इनके लिए सुपर स्पीशी के लिए जो टर्म उस ज़माने में इंट्रोड्यूस करवाई थी वो जर्मन टर्म थी आर्ट एनक्रीज। अब आर्ट एनक्रीज का एक तो मीनिंग ये लिया जाता है कि अरे ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ का एक जो अरेंजमेंट है या एक ग्रुपिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका मीनिंग देखें तो लिटरल जो ट्रांसलेशन इसकी एक्चुअल बनती है वो है सर्कल ऑफ स्पीशीज़।
कि एक स्पीशी का सर्कल है जिसको अक्सर जो है वो फिर सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं साइंटिस्ट कर पाए, तो इसीलिए मायर ने जो है 1931 में सुपर स्पीशी टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो कि इस आर्टेनक्रीज टर्म का इक्विवेलेंट थी। यानी आर्टेनक्रीज जो एक रेंच ने प्रपोज की थी 1929 में टर्म, तो इस अर्लियर टर्म की जगह पे अर्नेस्ट मायर ने जो है वो सुपर स्पीशीज़ की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस तरह से जो है ये सुपर स्पीशी की टर्म फिर इंट्रोड्यूस हुई, और सुपर स्पीशी अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ऐसी स्पीशी जिसके अंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन हों, लेकिन उनके डिसेंडेंट्स जो है मुख्तलिफ जोग्राफिकल एरिया में रहने लग गए, और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो पहले सब स्पीशीज़ बने, फिर सब स्पीशीज़, आपको पता सब स्पीशीज़ तो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं ना अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह पे, लेकिन जो ये हैं सुपर स्पीशीज़, इसके जो मेंबर्स भी अगर हैं कंपोनेंट, यानी जो मेंबर्स मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज़ में, अगर आप उनको इकट्ठा भी कर देंगे तो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगे। उनके अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाई जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है। यानी सब स्पीशीज तो इंटरब्रीड कर सकती हैं अगर आप उनके दरमियान से बैरियर हटा दें, लेकिन यहाँ पे सुपर स्पीशीज जो हैं ये इंटरब्रीड भी नहीं कर सकती हैं अगर आप इनके दरमियान से जियोग्राफिकल बैरियर को भी इवन हटा दें, फिर भी इंटरब्रीड नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो गई हुई हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस आ गई हुई हैं इनके एनवायरनमेंट की वजह से, इनके इकोलॉजिकल निश की वजह से। अब अगेन हम स्टूडेंट्स सुपर स्पीशी को एक और तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि सुपर स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ लार्जली एलोपैट्रिक स्पीशीज विच आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एवोल्यूशनरी ancestor and are closely related but too distinct to be regarded as सब स्पीशीज़ ऑफ वन स्पीशीज़। यानी ये एक ऐसा बड़ा एलोपैट्रिक स्पीशीज़ का ग्रुप है जिनका अंसेस्टर जो था एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कॉमन था, और जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट भी करती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ये डिस्टिंक्ट हो गई हुई हैं कि इनको हम एक ही स्पीशी की सब स्पीशी नहीं मान सकते हैं। अब अगर हम सुपर स्पीशीज़ को देखें तो दे रिप्रेजेंट द पिक्चर ऑफ अ पॉलीटिपिक स्पीशीज़। अब अगर आप पॉलीटिपिक स्पीशीज़ को देखें तो पॉलीटिपिक स्पीशीज़ जैसे आप जानते हैं कि ऐसी स्पीशीज़ जिनकी दो या दो से ज़्यादा सब स्पीशीज़ पाई जाती हों, तो उनको हम पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कह देते हैं। और जिन स्पीशीज़ को हम डिवाइड नहीं कर सकते सब स्पीशीज़ में, उनको हम मोनोटिपिक स्पीशी कह देते हैं। तो सुपर स्पीशीज़ जो होती हैं ये इस तरह की पिक्चर शो करती हैं जैसे एक पॉलीटिपिक स्पीशी हो, यानी ऐसी स्पीशी जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब स्पीशीज़ पाई जाती हों। अब अगर आप सुपर स्पीशीज़ को देखें तो इसके कंपोनेंट स्पीशीज़ जो होती हैं उनको अगर हम एक मैप में जो है वो ड्रॉ कर लें तो सुपर स्पीशीज़ जो हैं वो एक पॉलीटिपिक स्पीशी की पिक्चर बनाती हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो तीन तरह के हमें एविडेंसेस मिलते हैं जो कि बताते हैं कि कंपोनेंट स्पीशी जो होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गई हुई। यानी सुपर स्पीशी जो हैं ये सब स्पीशी से कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, इनके तमाम मेंबर्स में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाई जाएगी, वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और तीन तरह के इसके अंदर आपको एविडेंसेस मिलते हैं जो बताते हैं कि कंपोनेंट स्पीशीज़ मींस जिनको अभी मैंने आपको बताया कि इसके केस में अक्सर जो है वो सेमी स्पीशी का वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर कंपोनेंट स्पीशीज़। तो कंपोनेंट स्पीशीज़ जो होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ चुकी होती है, यानी वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर हम इनमें देखें तो ये तीन तरह के केसेस में पहला केस अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है कि कंप्लीटली आइसोलेशन इनके अंदर आ जाती है, कंप्लीट आइसोलेशन इनके तमाम मेंबर्स के अंदर आ जाती है, जो कि अब आइसोलेशन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि या तो उनकी मॉर्फोलॉजी जो होगी वो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हो जाएगी अगर वो एक ही जगह पर रह रही हैं, मतलब एक ही लैंड पे रह रही हैं, एक ही जियोग्राफिकल रीजन में रहती होंगी सुपर स्पीशीज़, तो उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज इतना ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से जो होगा वो सेम जीनस के अंदर जो है वो स्पीशी रखी तो जाएंगी लेकिन उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा इसमें क्या है कि कुछ ऐसी होंगी कि मतलब ऐसे जियोग्राफिकल कॉन्टैक्ट उनके दरमियान होगा, यानी वो ऐसी जगह में रहती होंगी कि उनके कुछ एरियाज आपस में जियोग्राफिकली जो होंगे वो कॉन्टैक्ट में आते होंगे, मतलब वो हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में, लेकिन उनमें जो होगा वो पैरापैट्री पाई जाती होगी, लेकिन फिर भी उनके अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती होगी, यानी वो आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे। ये सेकंड केस। तीसरा क्या हो सकता है कि देयर इज एक्चुअली अ स्लाइट डिस्ट्रीब्यूशनल ओवरलैप, कि उनके अंदर क्या होगा अक्सर कि थोड़ा बहुत जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसके अंदर क्या होगा कि थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग भी हो सकती है, जो कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे होती है। अब सुपर स्पीशीज़ जो होती हैं
अगर इनको हम देखें तो इनमें कोई भी इनको नोमेनक्लेचरल रिकॉग्निशन नहीं दी गई, मतलब इनका कोई ख़ास नाम नहीं है जैसे आप कहेंगे कि ये सुपर स्पीशी हैं। लेकिन इनको अगर हम मोनोग्राफ्स के अंदर देखें या कैटालॉग्स के अंदर देखें तो इनके लिए हेडिंग्स या सिंबल्स मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो यूज़ किए जाते रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट है या कुछ और तरह से, तो इसमें ये काफ़ी एक अलहदा से डिटेल है, एक अलहदा से टॉपिक है। तो अब आपको पता है कि मोनोग्राफ मीन्स कि जिसमें हम किसी भी सिंगल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी डिटेल जो डिस्क्रिप्शन बता रहे होते हैं, जो रिटन स्टडी होती है, उसको मोनोग्राफ का हम नाम दे रहे होते हैं। ठीक है ना। तो अब इनके मोनोग्राफ्स हो गए या कैटालॉगिंग, आपको पता है कि कंप्लीट लिस्ट जब आप किसी भी आइटम की बना लेते हैं, किसी भी चीज़ की, जैसे अल्फ़ाबेटिकल हो सकती है या सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो सकती है, तो वो कैटालॉग्स हैं। ठीक है। तो मोनोग्राफ हो चाहे कैटालॉग हो, तो उसमें देखा गया है कि इनके लिए प्रॉपर हेडिंग या सिंबल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिससे सुपर स्पीशीज़ की पहचान की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रैकेट लगा के बताया गया होता है कि ये फ़लाँ जो है ब्रैकेट के अंदर स्पीशी लिखी गई, इसकी अगर साइंटिफिक नेम के अंदर वो ब्रैकेट वाला नेम है तो वो शो करता है कि ये सुपर स्पीशी है फ़लाँ स्पीशी की, यानी ये उसके एंसेस्टर हैं और बाकी सारे इसके जो हैं आगे वो डिसेंडेंट्स हैं, जो कि सारा सबका एक कॉमन ग्रुप बन रहा है। लेकिन वो सारे आपस में रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। तो इस तरह से जो है ये अगर हम इसको देखें तो जू जियोग्राफिकल या स्पीसिएशन स्टडीज़ के लिए अगर हम देखें तो सुपर स्पीशीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी बताया ना कि जब भी स्पीशीज़ जो होती हैं वो डिवाइड हुई होती हैं तो इकोलॉजिकल निश उनको डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन का अमल होता है। तो इस तरीके से जो हम उनकी जियोग्राफिकल स्टडी अगर करना चाह रहे हैं, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में, या अगर हम उनके अंदर स्पीसिएशन को स्टडी करना चाह रहे हैं कि कैसे नई स्पीशीज़ बनती हैं, तो ये सुपर स्पीशीज़ बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। क्योंकि अब इसमें बहुत सारे ऑथर्स ने इनकी यूनिक पोजीशन बताई, जैसे डॉब्जेंस्की है, मायर है, हग्सले है, सिम्पसन है, या बाकी बहुत सारे इसमें ऑथर्स आ जाते हैं जिन्होंने इसकी जो है वो यूनिक जो है पोजीशन बताई है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये ऐसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसको हम नॉन डायमेंशनल जो है वो एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि इनको हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं या डिलिमिट कर सकते हैं, और चूंकि इनका एक डेफिनेट इकोलॉजिकल निश होता है किसी खास लोकेलिटी के अंदर, तो इस इट मीन्स इनका खास इकोलॉजिकल मीनिंग भी होता है। तो इस तरीके से हम इनको जो होता है वो डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर अगर इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज आ जाएंगी तो उसमें हम पॉपुलेशन को विद इन स्पीशीज़ ले लेंगे। अगर सुपरा स्पेसिफिक कैटेगरीज आ जाएंगी तो वो ग्रुपिंग्स क्या होंगी कि वो स्पीशीज से अबव कैटेगरीज मतलब आ जाएंगे, जिनको हम हायर कैटेगरीज कह रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्पीशी बेस लाइन दोनों के केसेस में बन रही होती है। तो अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इनको अगर हम देखें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाती हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स से देखें तो कंपोनेंट जो हैं सुपर स्पीशीज़ के, तो उनको मैंने जैसे अभी आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया कि उनको सेमी स्पीशी कहा जाता रहा है। मतलब जो सुपर स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आ रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ स्पीशीज़ आ रही होती हैं ग्रुप के अंदर, मतलब एक उनका एंसेस्टर और बाकी सारे डिसेंडेंट्स जो थे जो आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए हैं, तो उनको हम सेमी स्पीशी का दर्जा दे रहे होते हैं। जैसे आपको पहले बताता रहा हूँ कि सबसे पहले सब स्पीशीज़ हैं, फिर वो जब स्पीसीएशन हो रही होती है वो सेमी स्पीशीज़ बन जाती हैं, जब काफ़ी अर्सा तक वो एक दूसरे से जियोग्राफिकल या रिप्रोडक्टिवली सेपरेटेड रहते हैं, फिर अल्टीमेटली वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सेमी स्पीशी जो है ये एक ओरिजिनल डेजिग्नेशन दी गई हुई थी इसके कंपोनेंट्स को सुपर स्पीशी के, लेकिन अब बहुत सारे ऑथर्स ने इसमें फिर बाद में सजेस्ट किया कि ये टर्म जो सेमी स्पीशी है इसके अंदर मजीद जो है वो हमें जो है वो सुपर स्पीशीज़ को नहीं जस्ट ऐड करना चाहिए, बल्कि इसमें वो बॉर्डर लाइन केसेस को भी ऐड करना चाहिए जो कि स्पीसिएशन जिनके अंदर हो रही होती है। मतलब आपने देखा था ना कि अक्सर एलो स्पीशीज़ भी इसमें आ जाती हैं कि बॉर्डर लाइन केसेस में भी जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पर भी स्पीसिएशन का अमल हो रहा होता है, तो उनको भी इसके अंदर ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये एक सजेशन थी इसके अंदर फिर बाद में दी गई। अब स्टूडेंट आप इस स्लाइड में जो एग्जांपल देख रहे हैं सुपर स्पीशी की वो है पैराडाइज मैगपाइज, जिनको ऑस्ट्रेपिया कहते हैं। जब आप ऑस्ट्रेपिया एक टेक्सोनोमिक जीनस है जिसमें बर्ड्स ऑफ पैराडाइज आ जाते हैं। इस जीनस के अंदर 5 स्पीशीज़ बर्ड्स ऑफ पैराडाइज की पाई जाती हैं जो कि सारी की सारी लोकल हैं या एंडेमिक हैं न्यू गिनी की। अब इनमें मेल्स जो होते हैं वो बड़े ब्राइट कलर के प्लूमेज रखते हैं और उनकी काफ़ी लंबी टेल होती है, फीमेल के डल प्लूमेज होते हैं और इनकी शॉर्टर टेल्स होते हैं, यानी इसमें इस तरह से इनकी पहचान की जा सकती है। अब अगर इस जीनस को हम देखें तो ये मोनोफाइलेटिक जीनस है जिनका अंदाज़ा किया जाता है कि ये 6 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो हैं ये पाए जाते हैं, यानी तब से ये ज़मीन पे मौजूद थे। और ये एक और जीनस के साथ, यानी उसमें जो 2 स्पीशी पाई जाती हैं उनके साथ ये जो है रिलेशनशिप बना रहे होते हैं जिसका नाम है पैराडीगैला। ठीक है, पैराडीगैला जो है उस जीनस के साथ इनका रिलेशनशिप पाया जाता है।
अब अगर आप इनको देखें तो जितने भी ये सारे एनिमल्स इसके अंदर ये बर्ड्स पाए जाते हैं ये पॉलीगैमस होते हैं, ठीक है। तो मतलब अब इनमें ही आपको जो 5 स्पीशी बताई गई हैं ये सारी क्या हैं, ये सुपर स्पीशीज़ हैं, जिनमें अगर आप इनका ये साइंटिफिक नेम देखें तो पहली का है ऑस्ट्रेपिया नाइग्रा, दूसरी जो है वो ऑस्ट्रेपिया स्प्लेंडिडिसिमा है, तीसरी जो है ऑस्ट्रेपिया मायरी है, चौथी ऑस्ट्रेपिया रोथशिल्डी है और पांचवी जो है ऑस्ट्रेपिया स्टेफेनाई है, ठीक है। तो ये 5 इसके अंदर जो है वो टोटल जो हैं वो सुपर स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। अब इनके अंदर जो है वो 7 टाइप्स के मेल्स जो हैं वो कोर्टशिप डिस्प्लेज अपने शो करते हैं और जिसके ज़रिए से वो फीमेल को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो अब ये जितने भी मतलब इसके मेंबर्स हैं ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया कि ये न्यू गिनी में पाए जाते हैं। अब इसी स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स आप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज की जीनस ऑस्ट्रेपिया की, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेपिया जो है इसके सारे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज जो हैं ये मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे न्यू गिनी में पाए जाते हैं, ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। तो ये पांचों का आपको जो है वो मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ दिखाई गई हैं जो वहाँ की आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये एक सुपर स्पीशी बनाती हैं। अब स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो गया कि सुपर स्पीशी क्या है। तो सुपर स्पीशी को आप इस तरह से सपोज कर सकते हैं कि एक ये ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिनका अनसेस्टर कभी कॉमन हुआ करते थे, लेकिन ये अब डिस्टिंक्ट रेंजेस में पाई जाती हैं और काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, मतलब जियोग्राफिकल सेपरेशन मोस्टली इनके अंदर होती है, ठीक है। तो अब इसमें जो बेटर एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मज़ीद सेकंड दी गई है वो है ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वार्बलर की। ये एक ग्रुप है जिसके अंदर जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाउनसेंड्स है, हर्मिट है, गोल्डन चीक्ड है और ब्लैक थ्रोटेड ग्रे वार्बलर्स हैं, ठीक है। तो ये जो चारों जो बाद में आपको ये स्पीशी बताई गई हैं इस ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वार्बलर की इस ग्रुप के अंदर, तो इनकी एवोल्यूशन बताई जाती है कि ये ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन जो हैं वार्बलर ये इन चारों के एंसेस्टर हुआ करते थे। अब अगर आप इनमें देखें ब्लैक थ्रोटेड जो ग्रे वार्बलर एक स्पीशी है वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। तो इस तरह से इनकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक दूसरे से वेरी करती है। तो इट मीन्स कि अब ये जो सारी इसके अंदर स्पीशीज़ आ रही हैं, ये जो ग्रुप एक बन रहा है, इनके एंसेस्टर्स क्या थे, कॉमन थे, लेकिन अब इनके अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ चुकी हुई है, ये मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज़ में रहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इस स्लाइड में ब्लैक थ्रोटेड ग्रे वार्बलर को देख रहे हैं, ठीक है, जिसकी फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अब ये 5 वही स्पीशी जो भी आप वार्बलर की लास्ट स्लाइड में देख रहे थे, तो जो कि ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन सुपर स्पीशीज़ ग्रुप में आती थी, उनमें से ये एक स्पीशी है, यानी ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वार्बलर। आपको पता है सबके इनके एंसेस्टर्स हैं, जिनमें से एक ये ब्लैक थ्रोटेड ग्रे वार्बलर भी है। तो ब्लैक थ्रोटेड ग्रे वार्बलर को अगर हम देखें तो ये पैसराइन बर्ड है जो कि न्यू वर्ल्ड वार्बलर भी कहलाता है। इसकी अगर आप बॉडी लेंथ देखें तो 13 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। इसके ग्रे और वाइट प्लूमेज आप देख सकते हैं और इसके ऊपर ब्लैक मार्किंग्स आपको नज़र आ रही हैं। These are the references of this lecture. Thank you.